कल के लेक्चर में हमने बात की थी एंटीजेंस के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है ये भी हमने जाना, और हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज अध्ययन का प्रारंभ किया कल। तो हमने देखा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और एंटीबॉडीज 5 प्रकार के पाए जाते हैं हेवी चेन्स के डिफरेंस के आधार पर। तो ये 5 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये कल हमने देखा कि ये आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई एवं आईजीडी प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं आईजीएम क्या होता है। तो आईजीएम प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के रूप में उत्पन्न होता है, और सबसे पहले ये सर्कुलेशन में आता है बी लिम्फोसाइट्स के स्टिमुलेशन पर। तो ये सबसे बड़ा, बहुत बृहद आकार का होता है यह आईजीएम। बृहद आकार का होता है, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है और ये सर्कुलेशन में पाया जाता है। आईजीजी टोटल एंटीबॉडी कंपोनेंट का लगभग 80% बनाता है, और यह सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स का एंटीबॉडी है। और ये बहुत लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रोवाइड करता है। ये मैटरनल एंटीबॉडी है। आईजीजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट इज मैटरनल एंटीबॉडी, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु, उसे इम्यूनिटी प्रदान करता है। और 6 महीने बर्थ के 6 महीने बाद तक भी ये शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आईजीए 10% होता है टोटल एंटीबॉडी कंपोनेंट का। तो आईजीए जो है वो टीयर, अश्रु में, सलाइवा में, और जो माँ होती है उसके प्रथम दुग्ध में पाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से कोलोस्ट्रम, जो बिल्कुल नवजात शिशु होता है, कोलोस्ट्रम उसे नवजात शिशु को रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। पर्टिकुलरली नवजात शिशुओं को पेट की बीमारियों से रक्षा करता है। और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी बचाता है आईजीए। आईजीई का मेजर रोल होता है एलर्जिक रिएक्शंस में, और आईजीडी के फंक्शंस का अभी
पता नहीं है। अब हम एक सामान्य इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। हम देख सकते हैं कि ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है, और जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ है। जो बेसिक यूनिट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी कि अमीनो एसिड श्रृंखला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वाई आकार की संरचना है, इसमें 2 तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लंबी पाई जाती हैं और 2 छोटी पाई जाती हैं। तो लंबी श्रृंखलाओं में और छोटी श्रृंखलाओं दोनों में ही कांस्टेंट और वेरिएबल भाग पाए जाते हैं। और ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से ये सल्फर डाइब्रिजेस द्वारा सल्फर ब्रिजेस इस वाई शेप संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। जो कांस्टेंट रीजन के कांस्टेंट पोर्शंस के जो एमिनो एसिड्स हैं, वो सभी एंटीबॉडीज में लगभग एक जैसे होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं पाया जाता है। और किंतु जो वेरिएबल रीजन जो है एमिनो एसिड श्रृंखला का, उनके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो उनमें डिफरेंस पाया जाता है, वो वेरी करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज में, डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज में। तो इस प्रकार से जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं, हेवी और लाइट दोनों ही चेन्स के, जैसे ये है, ये पोर्शन वेरिएबल रीजन का है, ये पोर्शन वेरिएबल रीजन का है, और ये वेरिएबल रीजन है। तो दोनों ही लाइट और हेवी चेन्स के जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं, वो एक अति विशिष्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यह भाग जो है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का एंटीजन के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भाग के साथ जुड़ता है। मतलब एंटीजन जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रत्येक एंटीजन पर एक सक्रिय भाग होता है, जिसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भाग कहते हैं। और यही भाग एंटीजेनिसिटी डिटरमाइन करता है। तो ये जो वेरिएबल भाग होता है वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भाग से कंबाइन कर जाता है, के साथ कंबाइन करता है। यदि किसी भी हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को पपायन से रिएक्ट करवाते हैं, तो मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो हिंज पॉइंट पर, ये हिंज पॉइंट है जहां पर ये वाई का आकार बन रहा है, तो मॉलिक्यूल जो है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 2 भागों में
विभक्त हो जाता है। एक भाग को कहते हैं एफएबी फ्रेगमेंट और दूसरे भाग को कहते हैं एफसी फ्रेगमेंट। एफएबी फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग के लिए होता है, मतलब ये जो एफएबी फ्रेगमेंट है ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ कंबाइन करेगा और एफसी फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा। अभी एक्चुअली मैं फिगर की चित्र की सहायता से आपको समझा रही थी, तो यहाँ नोट्स भी हैं और नोट्स में सारे डिटेल दे रखे हैं कि किस प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स हेवी एवं लाइट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं। और जब हम हेवी और लाइट की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मॉलिक्यूलर वेट से है। लाइट चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है 25,000, हेवी चेन्स का अधिक होता है 50,000 to 70,000। और जो एक जनरल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो वाई शेप्ड का होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं, हमने अभी देखा चित्र में। 2 हैवी चेन्स होते हैं, बड़े चेन्स होते हैं, और 2 लाइट चेन्स होते हैं। और दोनों और सारे जो चारों श्रृंखलाएं होती हैं एक इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की जो चारों श्रृंखलाएं होती हैं वो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा। और एक इंडिविजुअल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड आइडेंटिकल लाइट चेन्स उसमें पाए जाते हैं। और प्रत्येक लाइट एंड हेवी चेन्स में वेरिएबल व कांस्टेंट रीजन्स स्थित होते हैं। तो एक लाइट चेन में एक वेरिएबल स्थल पाया जाता है और एक कांस्टेंट स्थल। और अधिकांश जो हेवी चेन्स होते हैं उनमें एक वेरिएबल व 3 कांस्टेंट डोमेन्स पाए जाते हैं। तो 12 नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि आईजीजी जो है और आईजीए में 3 कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं। आईजीजी और आईजीए के हेवी चेन्स में 3 कांस्टेंट डोमेन्स है, जबकि आईजीएम में और एवं आईजीई में 4 पाए जाते हैं। प्रत्येक डोमेन अप्रोक्सीमेटली 110 एमिनो एसिड लंबा होता है। और अभी हमने जैसा कि इससे पहले भी पढ़ा था, वेरिएबल रीजन दोनों ही लाइट एवं हेवी चेन के वेरिएबल रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजन बाइंडिंग के लिए। कांस्टेंट रीजन जो होता है हेवी चेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है अनेक बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। और यदि हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को पपेन से ट्रीट करते हैं तो वो हिंज पर टूट जाता है और एफएबी एफसी फ्रेगमेंट बनाता है। एफएबी फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट कैरी करता है। एफसी फ्रेगमेंट
FC फ्रेगमेंट इन्वॉल्व होता है प्लेसेंटल ट्रांसफर, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, अटैचमेंट साइट फॉर वेरियस सेल्स एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी।